जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे EDU 101 यानी जो एजुकेशन का फर्स्ट पेपर है, इंट्रोडक्टरी पेपर है। पेपर का नाम है, मैं बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। और ये EDU 101 यानी एजुकेशन का ये पहला पेपर है। जिन्होंने इसको मेजर के रूप में रखा है उन स्टूडेंट्स के लिए यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे ये 2021-22 का प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2 क्रेडिट का है, CBCS पैटर्न पे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रीवियस ईयर पेपर में 40 क्वेश्चन है, जो इस बार भी आपका परीक्षा का प्रकार इसी पैटर्न पे रहेगा और इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है स्टूडेंट, साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग दूसरे यूनिवर्सिटी से के छात्र और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर वो चाहते हैं कि हम उनके भी कॉलेज का प्रश्नों के हल प्रदान करें तो वो हमें अपना क्वेश्चन पेपर 7380973941 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। कह रहा है शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है, तो इस जो जो वर्ड शिक्षा डिराइव फ्रॉम द शिक्ष, संस्कृत वर्ड शिक्ष, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी शिक्ष वर्ड का मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब होता है कि लर्निंग एंड टीचिंग, सीखना और सिखाना। इसका क्या मतलब होता है? लर्निंग एंड टीचिंग, सीखना और सिखाना। यानी जो संस्कृत शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है प्राचीन कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। प्राचीन कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है धर्म का पालन करना, बी कह रहा है मोक्ष प्राप्ति, सी कह रहा है आध्यात्मिकता का विकास, डी कह रहा है सभी। तो प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म का पालन भी करना था, मोक्ष प्राप्ति थी, आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी का विकास। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ओके। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राचीन शिक्षा की विशेषता थी। क्या मतलब विशेषता थी? तो कह रहा है आध्यात्मिक शिक्षा, भी कह रहा है पूर्ण आवासीय शिक्षा, यानी जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, ये भी सही है। पूर्ण आवासीय व्यवस्था थी, यानी वहां रह के पढ़ते थे, हाँ ये भी सही है। सादा जीवन उच्च विचार, ये भी सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो यानी हमको पता चलता है कि इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी जो स्पिरिचुअल एजुकेशन, होल हाउसिंग सिस्टम, यानी वही रहते थे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये भी इनका मोटो था। तो ये तीनों इसके प्राचीन शिक्षा की विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन प्रश्न पत्र जो पिछले बार आया था, जो इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्राचीन शिक्षा की प्रमुख विधि क्या थी? तो प्राचीन शिक्षा की क्या कह रहा है कि विधि क्या थी? तो पहला कह रहा है स्वाध्याय, यानी खुद से पढ़ना, स्वाध्याय विधि। दूसरा कहता है भाषण विधि। तीसरा कह रहा है वाद विवाद विधि। डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो आपको बता देना चाहता हूं कि इसके प्राचीन शिक्षा की प्रमुख विशेषता ये सारे आते हैं। इसमें वाद विवाद भी होता था, वहां भाषण भी था, स्वाध्याय भी थी, खुद से भी पढ़ते। तो ये सारी प्राचीन शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, यानी कि विच लैंग्वेज वाज द मीडियम ऑफ टीचिंग इन एशियंट एज। तो आपको स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा कि आपको भी पता है कि प्राचीन काल में शिक्षा की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। प्राचीन काल में शिक्षा की भाषा जो है वो संस्कृत थी। संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग इन एशियंट टाइम या वैदिक टाइम। ठीक, कह रहा है इन एशियन टाइम एजुकेशन वाज एसोसिएटेड विद, यानी प्राचीन काल में शिक्षा का संबंध किससे था? किससे एजुकेशन एसोसिएट था? तो ऑप्शन कह रहा है महाभारत, बी कुरान से, सी वेदों से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये प्राचीन काल में किसका अध्ययन करते थे? छात्र वेदों का अध्ययन करते थे। वेदास आर द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है प्राचीन काल शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? अब प्राचीन काल शिक्षा के लिए कौन सा संस्कार होता है? आपको पता होना चाहिए। शिक्षा के लिए जो संस्कार होता है वो उपनयन संस्कार माना जाता है, उपनयन संस्कार। ठीक है, तो अभी प्राचीन कालीन शिक्षा के लिए जो मुख्य संस्कार था वो उपनयन संस्कार है। संस्कृत की जहां पे आज भी शिक्षा दी जाती है, तो वहां पहले छात्रों का उपनयन संस्कार कराया जाता है, जिसको जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। तो ये संस्कार होता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी। तो उपनयन संस्कार की आयु क्या निर्धारित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 12 वर्ष के मध्य उपनयन संस्कार की उम्र को निर्धारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। मैं डियर स्टूडेंट्स आपको राइट आंसर बता रहा हूं कि वो 8 से 12 है। ठीक है, कह रहा है हु सेड एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंडिया, यानी किसने कहा मनुष्य का की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना है शिक्षा, यानी मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता, जो उसके अंदर कुछ है, जो गुण है, उसका पूर्ण अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। तो ये कथन किसका है? ये
ये कथन जब आप देखते हैं तो ये कथन आपको विवेकानंद का है, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ये कथन किसने कहा है? विवेकानंद ने, कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कह रहा है कि शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया यानी ट्राइपोलर प्रोसेस, एजुकेशन की पोलर प्रोसेस में क्या क्या आते हैं? तो ट्राइपोलर यानी जो त्रिध्रुवी, तीन ध्रुवी प्रक्रिया में क्या आते हैं? दो ध्रुवी में शिक्षक और मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी आते हैं, यानी शिक्षक और छात्र आते हैं। त्रिध्रुवी में क्या आते हैं? तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगर दो ध्रुवी प्रक्रिया में पूछ ले कि दो ध्रुवी प्रक्रिया में क्या क्या आते हैं, यानी टू पोलर या बाई, तो टू पोलर में ये गलत आंसर है। इसका राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, जल्दी में वो हाईलाइट हो रहा है, अध्यापक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगर दो ध्रुवी हो तो बस अध्यापक और शिक्षार्थी होंगे, पाठ्यक्रम नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द वर्ड एजुकेशन इज मेड अप टू टू वर्ड्स। तो एजुकेशन शब्द दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, तो वो क्या है? वो जो क्या है? ईधन ड्यूको। ठीक है, ईधन ड्यूको। जो ऑप्शन सही है डी है कि ईधन ड्यूक नहीं, ईधन डक कह रहा है, डक तो होता नहीं है, ईधन ड्यूक, सी के ई लिखा है, तो ईधन ड्यूको किससे बना हुआ है? ईधन ड्यूको से बना हुआ है। ठीक है, राइट आंसर डी है। चलिए कह रहा है हु हैज सेड सा विद्या या विमुक्ते, यानी सा विद्या या विमुक्ते का कथन ये किसने दिया है? ये बहुत ही मशहूर या आप कह सकते हैं बहुत ही प्रचलित कथन है, जो संस्कृत का एक कथन है। और ये किसका दिया हुआ है? ये आदि शंकराचार्य का दिया हुआ कथन है। ठीक है, इसके ये किसका कथन है? सा विद्या या विमुक्ते, ये शंकराचार्य का दिया हुआ है। आप कई विद्यालय की इसको टैगलाइन पढ़ सकते हैं, वहां पे लिखा रहता है, विद्यालय का ये मोटो होता है। चलिए कह रहा है एजुकेशन इज अ बाईपोलर प्रोसेस। मैंने बोला ना द्विध्रुवी प्रक्रिया है, तो ये कथन दिया किसने है? तो द्विध्रुवी प्रक्रिया जॉन एडम्स द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विध्रुवी प्रक्रिया के उत्तर जो ऑप्शन सी है, जॉन एडम्स। तो ये डीवी का नहीं है, ये रॉस का भी नहीं है, और ये फिस्टे का भी नहीं है। जॉन एडम्स ने द्विध्रुवी प्रक्रिया का दिया है, सिद्धांत दिया। और इसमें क्या आता है? इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी यानी छात्र और अध्यापक ही प्रमुख है। और त्रिध्रुवी में छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम तीनों आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वां कह रहा है कि इनमें से कौन से शिक्षा की व्युत्पत्ति का शास्त्रीय अर्थ है? यानी विच इज द इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा का अर्थ होता है टू लीड आउट। शिक्षा का क्या होता है? कह रहा नियंत्रित करना, बाहर निकालना, पढ़ाना या मुक्ति प्रदान करना। तो शिक्षा का शास्त्रीय अर्थ जो है, क्लासिकल जो मतलब मीनिंग है, या इटिमोलॉजिकल मीनिंग जो आप कह सकते हैं कि वो बाहर होना, जो यानी आपकी अंदर के छुपे हुए गुणों को, स्किल्स को बाहर निकालना। ठीक है, उसकी गुणों को बाहर करना, जिससे उसका सही प्रदर्शन हो सके, जो छुपे हुए गुण है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण, त्यागी, अग्रवाल, यादव। तो 4 वर्ण व्यवस्था थी वैदिक काल से ही जो चली है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण ही वर्ग है, त्यागी और अग्रवाल और यादव ये सब कास्ट है। ये सब क्या है? ये जो हमारे तीनों ऑप्शन है ये जातियां हैं। ये जातियां हैं, वर्ण नहीं है, ये जातियां हैं। ठीक है, और ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ग में पुजारी वर्ग, ये सारे लोग आते हैं। ठीक है, क्षत्रिय में राजा, महाराजा, जो क्षत्रिय जो राजकाज देखते थे वो आते थे। और वैश्य में जो लोग काम करते थे, जैसे आज बिजनेसमैन है और भी जो लोग हैं, तो ये वैश्य थे। और शूद्र थे जो लोग वर्किंग पीपुल थे, जो लोगों जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोग जो थे, यानी जो लोग, तो ये लोग क्या कहलाते थे? ये शूद्र में आते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है वेयर इज द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ सिचुएटेड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। आप देख लीजिएगा इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ द साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। यानी कह रहा है ये किसका कथन? यानी एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा। यानी एक जब जब क्या कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण, यानी पहले तो मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और उसकी बाद, उस स्वस्थता के बाद, पहले नंबर पर शरीर स्वस्थ हो। शरीर स्वस्थ होने से दिमाग अच्छे से काम करेगा, और वो मस्तिष्क भी स्वस्थ होना चाहिए। ये मस्तिष्क स्वस्थ होना मतलब वो माइंड अच्छे से काम करना चाहिए। तो ये किसका है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है? ये कथन अरिस्टोटल का है। ये क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल, अरस्तु। कह रहा है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन आ रहे शिक्षा के रूप है। तो शिक्षा के रूप कह रहा है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, उपयुक्त सभी, ये तीनों है शिक्षा के। जो कहता है फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये शिक्षा के, ये तीनों शिक्षा के ही रूप है। अगला प्रश्न कर रहा है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विद्यालय कहाँ पे स्थित है? ये अब इग्नू भी पूछा था। अब उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन जो मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश राज्य, इसका ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कि यह प्रयागराज में है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है विद्यालय समाज का लघु रूप है, यानी स्कूल इज मिनिएचर सोसाइटी। विद्यालय जो है समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? तो विद्यालय जो है ये समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? ऑप्शन करा ए करा हर्बर्ट स्पेंसर का, बी करा जॉन डेवी का, सी करा जॉन लॉक का, डी करा एडम्स का। तो स्टूडेंट्स आपको बता देना चाहता हूं कि यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हर्बर्ट स्पेंसर।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य है, यानी इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इज। तो कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, बी कह रहा है आत्म 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 अभिव्यक्ति को मिला के क्या आत्मव्यक्ति, और सी कह रहा है सामाजिक भावना का विकास, डी कह रहा है सामाजिक गुणों का विकास। तो क्या कह रहा है जो सेल्फ एक्सप्रेशन है यानी आत्म अभिव्यक्ति जो है यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी सेल्फ एक्सप्रेशन इंडिविजुअल शिक्षा का व्यक्तिगत है आत्म अभिव्यक्ति। ठीक है, आत्म यानी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने आप को प्रकट कर पाना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, अपनी बातों को जाहिर कर पाना शिक्षा का व्यक्ति उद्देश्य है, यानी इंडिविजुअल एम है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है परिवार का शैक्षिक कर्तव्य यानी एजुकेशनल ड्यूटी ऑफ फैमिली। परिवार का शैक्षिक कर्तव्य क्या है? एक कह रहा है बालक के विकास का सर्वांगीण विकास, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, बी कह रहा है सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण, नागरिकता का प्रशिक्षण और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी बालक के व्यक्तित्व का भी सर्वांगीण विकास, परिवार का शैक्षिक कर्तव्य है सांस्कृतिक विरासत को उसको देना, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो सांस्कृतिक विरासत चलती है उसको देना। फिर कह रहा है नागरिकता का प्रशिक्षण यानी उसको कैसा नागरिक बनना चाहिए, इस सारा का प्रशिक्षण परिवार का शैक्षिक दायित्व है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है परिवार है एक, परिवार क्या है? तो परिवार किस में आता है? परिवार प्राथमिक है, सामाजिक प्राथमिक समूह कह रहा है यानी प्राइमरी ग्रुप, सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप, आर्थिक समूह मतलब इकोनॉमिक ग्रुप, और डी कह रहा है सामाजिक आर्थिक समूह यानी सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। तो आपको पता है परिवार जो है वो प्राथमिक समूह होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए विद्यालय, बी कह रहा विश्वविद्यालय, सी कह रहा खुला विश्वविद्यालय, डी कह रहा परिवार। यानी तो कह रहा शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण यानी जो नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन वो क्या है का उदाहरण इसमें से क्या है, ये इसमें से कौन है? तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल यानी विद्यालय जाना, तो मतलब जाके शिक्षा लेना, विश्वविद्यालय में भी जाके शिक्षा लेते हैं, परिवार में भी हमें जा मतलब हम रहते हैं उसके सामने। लेकिन जो ओपन विश्वविद्यालय है यानी खुला यानी जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है वो नॉन फॉर्मल, उसमें घर बैठे आप विद्यालय की कॉपी किताबें आपके पास आ जाती हैं या आप ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो ये निरौपचारिक अभिकरण में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को कहते हैं, यानी पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? तो जो है कह रहा है औपचारिक शिक्षा, बी करा अनौपचारिक शिक्षा, सी करा है गैर औपचारिक शिक्षा, डी करा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसको क्या कहते हैं कि जो मतलब फिक्स्ड रूल के अकॉर्डिंग जो यानी जो निश्चित मानकों द्वारा या निश्चित नियमों द्वारा शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा है यानी तो वो क्या कहलाती है? अरे वो स्कूल कहलाती है या वो औपचारिक शिक्षा में आता है। ये इसमें स्कूल विश्वविद्यालय सब आएगा, ये सब औपचारिक शिक्षा यानी एक तय मानक के अनुरूप आपको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन्वॉल्व्स, नॉन फॉर्मल यानी निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल मतलब निरौपचारिक शिक्षा में क्या समाहित है? तो कह रहा है नियोजन को समाहित कर लेती है अपने अंदर यानी प्लानिंग को, बी कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन को, सी कह रहा है ट्रेडिशन को अपने अंदर समाहित करती है, और ऑप्शन डी कह रहा है ए और बी दोनों को। तो निरौपचारिक शिक्षा जो होती है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? वो अपने अंदर क्या कहते हैं जो लचीलापन है। तो जो ऑप्शन बी है यानी जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है वो क्या होता है कि वो लचीलेपन को अपने अंदर समाहित करता है, वो लचीला यानी वो फ्लेक्सिबल होता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? जैसे फॉर्मल में विद्यालय जाना पड़ता है, सब कुछ रूल रेगुलेशन, तो जो निरौपचारिक शिक्षा होती है इसके अंदर क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी को अपने अंदर वह समाहित रखती है, यानी आप सुविधा अनुसार या अपनी चीज़ों के जैसे आप सुविधा हो उसके अनुरूप आदमी शिक्षा को प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन इसका डी मतलब ए और बी दोनों नहीं होगा, ना नियोजन को अपने अंदर प्लानिंग और ट्रेडिशन को या जो भी है इसको वो नहीं करती है, समाहित नहीं करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बस फ्लेक्सिबिलिटी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है धर्म में विश्वास उत्पन्न करने के लिए, बी है धर्म की जानकारी प्रदान करने के लिए, सी कह रहा है उत्तम गुणों एवं आदतों के निर्माण करने के लिए, डी कह रहा है पूजा पद्धति को बताने के लिए। तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तम गुणों एवं आदतों के निर्माण करने के लिए, जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह के ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निरौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, यानी जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए बताया था फ्लेक्सिबल होता है यानी लचीलापन अपने अंदर निरौपचारिक शिक्षा रखता है। तो कह रहा है एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, नहीं आयु पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, एक कोई निश्चित योजना नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने बताया फ्लेक्सिबल होता है, इसमें आयु का कोई वर्धन नहीं, किसी उम्र का कोई व्यक्ति ओपन यूनिवर्सिटी से या जो निरौपचारिक शिक्षा का प्रतीक है या ओपन स्कूल से जैसे शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अब ओपन स्कूल या ओपन संस्था क्या है? जैसे राजसी टंडन है, जैसे इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है? ये निरौपचारिक शिक्षा के केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहे आपकी उम्र कितनी भी ज़्यादा हो, पढ़ाई कभी भी छूट चुकी हो, तो इस विद्यालय में आप प्रवेश लेकर घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
इसमें स्कूल नहीं जाना होता है, इसमें पुस्तकें, कॉपी किताब इस तरह से बनाए जाते हैं कि जिससे घर बैठे शिक्षा ली जा सकती है। सिर्फ आपको एक बार एग्जाम देने जाना होता है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए इंपॉर्टेंट बता कह के जा रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। तो ऑप्शन कह रहा है यानी जो एजुकेशन है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये शिक्षा का संकीर्ण, ये आप ये भी देख के जाएगा कि ये किसका कथन है और ये क्या है। तो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है, शिक्षा का प्रत्यक्ष अर्थ है, शिक्षा का व्यापक अर्थ है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। तो एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये क्या है, शिक्षा का व्यापक यानी बड़े स्तर पे जो एकदम व्यापक अर्थ है, यानी मेन अर्थ यही है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है कि शिक्षा, अगर कुल समझा के कहें तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द एजेंसी ऑफ एजुकेशन विच इम्पोर्ट्स एजुकेशन एज अ डिफिनिट प्लेस इज कॉल्ड। शिक्षा वह अभिकरण है जो शिक्षा एक निश्चित स्थान पर देता है, कहा जाता है। शिक्षा वह अभिकरण है जो शिक्षा एक निश्चित स्थान पर देता है, कहा जाता है। द एजेंसी ऑफ एजुकेशन विच इम्पोर्ट एजुकेशन एट अ डिफिनिट, तो वो शिक्षा की वो एजेंसी क्या कहलाती है, यानी शिक्षा वो अभिकरण है जो शिक्षा को एक निश्चित स्थान पर देता है, यानी जो, अच्छा ठीक है मैं प्रश्न समझ गया। ये कह रहा है कि किसी निश्चित स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा को कैसा कहेंगे, फॉर्मल एजेंसी यानी औपचारिक अभिकरण, बी करा निरौपचारिक अभिकरण, सी करा अनौपचारिक अभिकरण और डी करा बुनियादी अभिकरण। तो आपको पता होना चाहिए कि एक निश्चित स्थान पर जब दी जाएगी तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी इसमें लचीलापन नहीं, ये औपचारिक है कि जो एक निश्चित स्थान पर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पे आप जाएंगे तभी आपको प्रदान होगा, जैसे स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, यहाँ पे आप जाएंगे तभी आपको शिक्षा मिलेगा। तो ये क्या है, ये फॉर्मल एजेंसी है ये। ठीक है, फॉर्मल यानी औपचारिक, ये ठीक है। और जो वो होता तो आगे इग्नू उग्नू है तो निरौपचारिक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, कथन किसका है, टीपी नन, रेमॉन्ड, डीवी और लियर। तो अगर हम सॉरी डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये स्टेटमेंट हो जाता है जॉन डीवी का। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम याद रखेंगे कि स्कूल जो होता है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, यानी समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। ये स्टेटमेंट जॉन डीवी का है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि चुंबक के समान शिक्षा भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है। चुंबक में जैसे दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, तो कह रहा है शिक्षा, चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए यह द्विध्रुवी प्रक्रिया है। ये किसने कहा, यानी शिक्षा का द्विध्रुवी प्रक्रिया के ऊपर ये स्टेटमेंट किसका है। तो शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ये जॉन एडम्स की इसके बारे में बात करता है। इसके बारे में कौन बात करता है, जॉन एडम्स। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन एडम्स। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप जॉन एडम्स, जॉन डीवी, रॉस, इन लोगों को देख के जाएगा कि इन्होंने शिक्षा के ऊपर क्या मत व्यक्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थक है, यानी सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। तो ये कौन है, टीपी नन। टीपी नन इज द राइट आंसर, यानी जो ऑप्शन सी है ये डेविस, केयर्ड और कार्ल मार्क्स नहीं है, यानी शिक्षा के जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के सपोर्टर कौन है, वो टीपी नन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपी नन। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक जिस तरह से पेपर गोरखपुर विश्वविद्यालय चल रहा है, तो हम और हमारे बताए गए और प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो सोल्यूशन हम करा रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं, हमारे वीडियो से बहुत सारे प्रश्न, मिलते जुलते प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं और जिससे आपका बहुत ही फायदा हो रहा है। तो ये सुनकर हम लोगों को काफी अच्छा लग रहा है और आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही चैनल को बनाए रखिए और ये सारे वीडियो जो कर रहे हैं, जो पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है, उसको ध्यान से देखकर परीक्षा में जाइएगा। एक बात फिर कहूंगा कि जो बाजार में कुछ जो क्वेश्चन बैंक है, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी क्वेश्चन बैंक का, लेकिन उसमें प्रश्न तो ठीक दिया हुआ है, लेकिन उत्तर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बहुत गलत टिक है। तो अगर उसको देखकर जाने से पहले अपने उत्तर को लेकर निश्चिंत हो जाएगा कि उत्तर सही है कि नहीं, उसको आप लेके तब जाके आप पेपर में जाइएगा, चीजों को कंफर्म रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। तो औपचारिक फिर बताए, शिक्षा का औपचारिक यानी औपचारिक मतलब जहां पे नियम कानून कायदा हो। तो कहां पे मिलता है ये, परिवार में तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब लचीलापन होता है। तो परिवार नहीं, राज्य नहीं, धर्म नहीं, कहां पे, विद्यालय में। भैया नियम कानून, इतने बजे जाना है, इतने घंटे पढ़ना है, टाइम से आना है, रोज आना है, ये सारा इसका नियम है विद्यालय का। ये नहीं कि 2 दिन गए 4 दिन छुट्टी बनाई और ऐसे जीवन ऐसे 4 साल 6 साल नहीं चलने वाला। एक नियम है कि एक कोर्स को कितने समय में करना है, आप समझ गए होंगे। तो औपचारिक में ये नियम कानून सब होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन नहीं होता है। अगला प्रश्न कर रहा है हु सेड एजुकेशन इज ट्राइपोलर। अब बाइपोलर के बारे में अभी आपको बता दिया, अब जो कर रहा है कि ये ट्राइपोलर की बात कर रहा है। तो ट्राइपोलर की बारे में अब एडम्स के बाद अब ये डीवी का है। ठीक है, ये कथन किसका है, तो डीवी के स्टेटमेंट, डीवी का ये जो ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन या ट्राइपोलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो डीवी ने दिया है, तो इस चीजों को आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा का दायित्व निम्न में से किसका है।
भारत में से शिक्षा का दायित्व निम्न में से किसका है? यानी समुदाय यानी कम्युनिटी का, समाज का, बी कह रहा है राज्य सरकार का, सी कह रहा है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, डी कह रहा है बी और सी दोनों का। तो हमेशा जान लीजिए कि जो शिक्षा का दायित्व है वो राज्य और केंद्र दोनों का होता है। यानी जो बी और सी जो दोनों होगा इसका राइट आंसर, यानी तो ये बी और सी दोनों होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी जो कह रहा है बी और सी दोनों। शिक्षा का जो दायित्व है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का है। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटियां यानी केंद्रीय यूनिवर्सिटियां और राज्य की यूनिवर्सिटियां यानी स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे दीनदयाल उपाध्याय राज्य की यूनिवर्सिटी है और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या क्या कहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये सब केंद्र की यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक है, दोनों। अगला प्रश्न कर रहा है द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड इज, बालक का पहली पाठशाला क्या है यार? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। परिवार। देखिए प्रथम शिक्षक माता पिता ही होते हैं बच्चे के, और परिवार ही है जहां पे उसको थोड़ा बहुत जो शुरू की पढ़ाई जो बच्चा करता है, जो भी करता है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, इनको ये कहते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, ये परिवार में होता है। तो बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द एजुकेशन, शिक्षा के बारे में क्या सही है? कि यह त्रिध्रुवी प्रक्रिया, ये भी सही है। ये बी करा एक सतत प्रक्रिया, ये सही है। ये केवल साक्षरता है। और फिर अगला डी करा शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये सब स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। लेकिन जो कह दे कि शिक्षा बस साक्षरता यानी बस लिखना पढ़ना आ जाए यही शिक्षा है, नहीं। शिक्षा कभी भी बस लिखना पढ़ना नहीं आ जाए, लिखना पढ़ना आए, कौशल आए, ज्ञान आए, हम एक अच्छे नागरिक बने, जीवन में लोगों की भलाई के लिए काम करें। बस पढ़ना लिखना आ जाना शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। तो सतत प्रक्रिया है, कल्याणकारी प्रक्रिया है, लेकिन बस साक्षरता ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य आपको एक सभ्य नागरिक बनाना है, एक जिम्मेदार नागरिक जो राष्ट्र के कल्याण में अपना योगदान दे सके। 39 यानी 39वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य नहीं है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोक्रेटिक एम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी तो लोकतांत्रिक उद्देश्य नहीं है। अब प्रश्न में इसमें कह रहा है कि व्यावसायिक कार्य कुशलता का विकास, बी नेतृत्व का विकास, सी धार्मिक मूल्यों का विकास, डी आदर्श नागरिकता का विकास। तो जब हम बताएं कि किसी लोकतंत्र में ही शिक्षा अच्छी मिलती है, और इसमें से शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है? नहीं है, लोकतंत्र हमारे धार्मिक मूल्यों का विकास जो है इसको वो नहीं करता है। लोकतंत्र में शिक्षा धार्मिक मूल्यों को ध्यान देकर नहीं दी जाती है। शिक्षा सबके लिए खुली हुई है, जो चाहे चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, बिना बंधन के वो आके शिक्षा प्राप्त कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न विगत तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, पेपर बहुत ज्यादा व्यवहारिक हो रहा है, बहुत ज्यादा। आपको जरूर जॉन डीवी, रॉस और जो भी एडम्स, इनको देख के जाना ही जाना है। आप इनको देख लीजिएगा अलग से। मैं 40 क्वेश्चन हमने करा दिए, लेकिन कुछ आपको और देखने की जरूरत पड़ेगी। तो आप इनके कथन, ये क्या है, किस देश की है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, किस भाषा, किस शब्द, लैटिन शब्द क्या है, ये सब देख के जाइएगा। ठीक है, अगर ये प्रश्न पत्र में नहीं आया, क्योंकि ये सब जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंतिम क्वेश्चन कर रहा है कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से? तो आपको बता दूं जो स्कूल वर्ड है वो ग्रीक यानी ग्रीक वर्ड से आया, स्कूला से आया। ग्रीक वर्ड जो स्कूला है, स्कूला से जो वर्ड है कि यस, तो स्कूला से जो ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब इसी से बना है शब्द जो आज का स्कूल है। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए सुलभ रहा होगा, आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने तैयारी को अंजाम दीजिए। क्वेश्चन बैंक पे आंख मूंद कर विश्वास करके मत जाइएगा, अपने उत्तर को वेरीफाई करके जाइएगा। आपको आपके पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, आपको किसी और यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्रों का सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर 7380973941, ठीक है। तो 7380973941 पर अपना क्वेश्चन पेपर किसी यूनिवर्सिटी का आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपका समय निकाल के आपको उसका सोल्यूशन प्रदान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।